नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक बार फिर से। आपका जो वर्दी सीरीज चल रहा है उस वर्दी सीरीज के सेट नंबर 49, यानी हमने जो आपका वीडियो प्रॉपर देना शुरू किया 24 से, और 24 से लेकर के आज 49 सीरीज पे पहुंच चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि 25-26 सेट हमने आपको बना के दे दिया। आप ईमानदारी से अगर उस 25-26 सेट को बना लेते हैं तो शायद आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपके रडार में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक और नए सिलसिले, नए टॉपिक के साथ। तो कहानी हमारा शुरू होता है सेट नंबर 49। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय, जो कि पता होगा आपको कि शिवराज चौहान इसके जो है वह मंत्री हैं, है ना। उन्होंने मई 2025 में जारी किया एक रिपोर्ट। उसके अनुसार 2024-25 में भारत में कौन सा चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य बना है। इसको लेकर के कई आंकड़े अलग अलग ये रिपोर्ट दिए गए। कई आंकड़ों में पश्चिम बंगाल, कई आंकड़ों में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है कई आंकड़ों में ये बताया गया कि ये नंबर 1 है, जो कि 209 जो है लाख टन जो है वह उत्पादन किया, जो कि नंबर 1 पे है, 14-15% के साथ नंबर 1 पर है। वहीं पर अगर बात करेंगे पश्चिम बंगाल, तो ये भी लगभग कह सकते हैं कि 12-13% के आसपास में जो है ये भी अपना परफॉर्मेंस किया है। कई आंकड़ों में आपको पश्चिम बंगाल दिख जाएगा, है ना। तो आप उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हैं और आप बंगाल के साथ भी जा सकते हैं। आंकड़े में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना जो है बैकरॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये पहला ऐसा मौका हुआ है जब क्या नाम है, पहले तो ये जान लेते हैं ये कहाँ की है। तो ये जर्मनी की है। ये और दूसरा ये क्या कि ये पहला ऐसा मौका है जब पश्चिमी यूरोपीय देश की कोई महिला जो है, याद रखिएगा, पश्चिमी यूरोपीय देश की महिला जो है वह कोई ये बनी है। पहली जो भारतीय ही महिला एक बनी है, पंडित विजया लक्ष्मी, आप नाम जानते होंगे सभी के सभी। विजया लक्ष्मी पंडित जो है, विजया लक्ष्मी पंडित, ये कह सकते हैं कि एशियाई रूप से ये पहली। और एक और बात समझता कि ये जो बनी है कौन, एनोलिना बैरकबॉक जो है, ये 5वीं महिला है। ये कौन है? 5वीं महिला। इससे पहले 4 महिलाएं बन चुके, जिसमें से पहला जो है वो विजय लक्ष्मी ही है। और विजय लक्ष्मी पहली है जो कि याद दिमाग बैठा लीजिएगा, ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं पहली बार बनी है। उसके अलावा जान लीजिए यूएन, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है ना। और वर्तमान में इसमें देश की संख्या कितनी है? 193 है। 2011 में जो है सूडान जो है इसका मेंबर बना है। आई होप आपको ये भी क्लियर कर दिया गया होगा। 2 जून 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए हर मंथ क्या होता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पे दिया जाता है। तो इस साल जो है 2025 जून में किसको दिया गया है? तो ये दिया गया हेली मैथ्यूज को दिया गया। हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज से हैं, है ना। इन्हें क्या किया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। और अभी जो नवंबर में जारी किया गया उसमें शेफाली वर्मा को दिया गया। तो आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि नवंबर में किसे दिया गया, तो नवंबर में अपने भारत की जो काफ़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की फाइनल में आपको पता होगा, तो उनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से या प्लेयर ऑफ मंथ से नवाजा गया। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 के लिए महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये महिला एकल खिताब अमेरिका की कोको गॉफ जो है, कोको गॉफ, इन्होंने क्या किया? खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन में अपना खिताब नाम किया। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने आर्यन सेबलंका जो है, आर्यन जो कि बेलारूस की है, इसको हरा करके, है ना, इसको हरा करके इन्होंने क्या किया? अपने नाम किया। और ये फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम को एक और नाम से जाना जाता है, रोलान गैरोस, याद रखिएगा इसी को, एक मिनट, रोला के नाम से भी जाना जाता है। इसी को रोला गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूक्रेन में चर्चित वेस्ट नाइल, जो अभी चर्चा है यूक्रेन में एक बीमारी को लेकर के, वो पूछा जा रहा है कि जो वेस्ट नाइल जो है मुख्य रूप से पूछा जा रहा है किस प्रजाति द्वारा फैलता है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा है। और ये किस प्रजाति द्वारा फैलता है? तो ये कहा जाता है कि मच्छर से ये फैलता है। ये कहा जा रहा है कि ये मच्छर से फैलता है। पहली बार जो है 1937 में ये युगांडा में मतलब ये पाया गया था ऐसा बीमारी, और जिसका कहा जाता है अभी तक कोई ऐसा इसका उपचार या ऐसा इसका कोई टीका जो है अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले जो है उनकी ऐतिहासिक तलवार को महाराष्ट्र की सरकार ने खरीदा है? तो देवेंद्र फडणवीस ने अभी हाल ही में लंदन में जो है वह एक मतलब क्या समझे, एक तरह से खरीदारी किया है लंदन के साथ। और ये माना जाता है कि अच्छा ये कब हुआ है पहले ये जान लीजिए, 29 अप्रैल को, पहले ये समझ लीजिए ये कब हुआ है, 29 अप्रैल 2025 को। कीमत जो है, जो इसका कीमत लगाया गया है, जो कीमत इसका 47.15 लाख रुपया जो है इसका कीमत लगाया गया है। और कहा जाता है कि 1817 में, याद रखिएगा कब, 1817 में जो है सीताबुल्दी की लड़ाई हुई थी। उसी सीताबुल्दी की लड़ाई में, है ना, याद रखिए, उसी सीताबुल्दी की लड़ाई में अंग्रेज ने, कहा जाता है कि लूट लिया था उनकी तलवार को। बाद में फिर जो है इसे अभी हाल में उसे क्या कर दिया गया? खरीदा गया है, अंग्रेजों के द्वारा जो लूटी गई थी। और नागपुर भोसले वंश के ये संस्थापक थे, याद रख लीजिएगा, रघुजी भोसले, नागपुर, है ना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा 3 नए विभाग का गठन किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा 3 नए विभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो एक मिनट, ऑप्शन क्या पूछा? किस राज्य सरकार द्वारा 3 नए विभाग का गठन किया गया? शायद नए वाले में ये क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट रुकिएगा,
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से शायद चेंज किया गया है। अगर आपके, एक सेकेंड, थोड़ा सा समय हम लेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को चेंज किया गया था, है ना। एक सेकेंड, सेट नंबर कितना, 49 में, एक मिनट। हाँ चलिए, शायद ये क्वेश्चन चेंज है, मेरे वाले में जो दिया गया था सेट उसमें क्वेश्चन अलग था, इसमें जो आपको दिखा रहा है, हाँ सेट नंबर आपको यही से दिखा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा किस राज्य द्वारा नए 3 विभाग की गठन किया गया। तो ये अभी हाल ही में आपको पता होगा बिहार सरकार ने क्या किया, 3 नए विभाग को बनाया, जिसमें से आपको युवा और रोजगार विभाग एक अलग से, फिर आपको उड्डयन विभाग जिसको आप कहते हैं एविएशन डिपार्टमेंट, आप उसको समझ सकते हैं, यही शायद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जिसको नागर विमानन या सिविल एविएशन कहते हैं, और उच्च शिक्षा विभाग जो है वो आपको लगाया गया। तो ये 3 विभाग आप कह सकते हैं, नागर विमानन सेवा, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और युवा रोजगार जो है विभाग, ये बनाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा। 25 से 31 अक्टूबर 2025 अभ्यास 25 से 31 अक्टूबर तक चला। 25 से 31 अक्टूबर 2025 अभ्यास जो है वो 25 से 31 अक्टूबर तक चला था। और ये पूछ रहा है कि ये एक स्पेन में संपन्न किया गया, ये स्पेन में संपन्न किया गया था। ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला गैर नाटो देश कौन है। नाटो आपको पता होगा एक संस्था है ना। संस्था क्या, एक कह सकते हैं कि सैनिक रूप से एक संगठन है, और इसने मतलब पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश जो नाटो में नहीं है। तो ये भारत जो है इसमें अभी बना है, जो गैर नाटो देश है। इसके अलावा अगर इसमें नाटो देश का बात करेंगे तो अमेरिका है, जापान है, ग्रीस है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ये सारे नाटो के देश इसके शामिल हो चुके हैं। वहीं भारत क्या किया, गैर नाटो देश के तौर पर क्या किया, भारत जो है इसमें शामिल हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, हवाई युद्ध कौशल का अपना एक अभ्यास करना है, उसमें अपनी बेहतरी करनी है। और इसका जो मतलब मेजबान देश रहा वो कौन है, स्पेन है। ये जो मेजबान देश है ये कौन है, स्पेन है। स्पेन में एक कैनेडी द्वीप है, कैनेडी द्वीप, उसी कैनेडी द्वीप समूह पर जो है ये कराया गया है, वायुसेना का अभ्यास किया गया है। और वहाँ का जो एयरबेस है उसका नाम है गैंडो एयरबेस, याद रख लीजिएगा, गैंडो एयरबेस है ना, गैंडो एयरबेस है, वही जो है वहीं पर ये कराया गया था। डन है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन है नहीं, ये चेंज नहीं था, ये सेम क्वेश्चन था। 2-3 क्वेश्चन जो है जो मेरे पास जो दिया गया था, हाँ हाँ ये बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। फिर उसके बाद नाटो तो आप जानते होंगे, नाटो जिसको 1949 में 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था, जिसका वाशिंगटन डीसी जो है उसका मुख्य था। वर्तमान में भी 32 देश उसमें है। फिर उसमें पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। तो ये 100% जो है स्कॉलरशिप ये हरियाणा की सरकार ने किया है। मेडिकल और, याद रखिएगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या किया, स्पेशली 100% स्कॉलरशिप लाया गया। भारत के किसी भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अगर विद्यालय ने विश्वविद्यालय में अगर पढ़ना चाहे मेडिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो उन्हें ये क्या किया जाएगा, 100% आरक्षण दिया जाएगा। ये किसके लिए है, तो ये है ओबीसी और एससी के लिए है, ये याद रखिएगा, ओबीसी और एससी के लिए है। और नायाब सिंह सैनी जो है उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। जो आईसीसी है, यानी कि इंटरनेशनल जो लेवल पे जो जस्टिस का काम कराता है, एक न्यायाधिकरण है, उसको पूछा जा रहा है कि इससे जो है न्यायालय से, आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये पहला देश हंगरी बना है, याद रख लीजिएगा, हंगरी, जो कि अप्रैल 2025 में क्या हो गया, बाहर हो गया। अप्रैल 2025 में क्या हो गया, बाहर हो गया। वहां के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ये घोषणा किया कि हम क्या कर रहे हैं, इससे बाहर हो रहे हैं। इससे पहले हालांकि फिलीपींस, याद रखें, इससे पहले कौन, फिलीपींस और क्या नाम है, बुरंडी जो है वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। 2017 में बुरंडी बाहर हुआ था और 2018 में जो है वो फिलीपींस बाहर हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई है, जो आईसीसी आप देखते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1 जुलाई 2002 को जो है इसकी स्थापना हुई है, 1 जुलाई 2002। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग है, कहाँ पे, तो वह आपको नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। 1998 में इसको एक संधि के तौर पे देखा जाता है, रोम संविधि संधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद 2002 में इसे क्या हो गया, मान्यता मिल गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया, तो 918 से बढ़कर के लिंगानुपात 930 933 के आसपास हो गया। वहीं पूछे भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। यहाँ क्या पूछा आपसे, जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है। और ऐसा इसलिए हो क्योंकि महिलाओं या फिर बच्चों या बच्चियों के प्रति, खास करके बच्चियों के प्रति जो अवेयरनेस है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, या फिर बच्चों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के अवेयर किया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक सफलता देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा क्वेश्चन है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए, जो श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को जो दिया गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2025 का नाम क्या है, तो इसका नाम है मित्र विभूषण। ये जो मित्र विभूषण पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये नरेंद्र मोदी जी को 22वां जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार देशवानी जो है ना, याद रखिएगा, दिशवानायके जो है, उन्होंने क्या किया है कि ये पुरस्कार उन्हें दिया है।
आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो ये शामिल होने वाला 35वां राज्य जो है वो बन गया है आपको कौन? तो ये बन गया है राज्य या केंद्र शासित, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। दिल्ली जो है ये बन चुका है। पश्चिम बंगाल के बारे में अभी तक खबर है कि वो अभी तक इसका मेंबर नहीं बन चुका है, बाकी बहुत देश इसके मेंबर बन चुके हैं। पहला जो मेंबर बना है वो झारखंड बना था, याद रखिएगा। पहला जो बना था वो कौन बना था? झारखंड बना था। और कब बना था? तो साल 2018 में जो है झारखंड बना था, है ना। इसका मेंबर था 21 सितंबर 2018 को। और जो इससे पहले देश था, यानी 35वां से पहले 34वां देश जो था वो कौन था? वो ओडिशा था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 पे चलेंगे, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य का राज्य को 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये जो है आपको राज्य हो जाएगा कौन? मध्य प्रदेश, है ना, मोहन यादव, है ना। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो एक क्या नाम है अभ्यारण्य है, उसको 25वां जो है अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया 14 अप्रैल को, क्योंकि पता होगा कि 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस के तौर पे मनाया जाता है। टोटल जो कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी जो आप यूँ समझिए कि जो क्षेत्र है ये सागर जिला के आसपास का ये क्षेत्र है। कौन जिला? सागर जिला के आसपास का ये क्या है बताइए? क्षेत्र है। डन है। किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया? तो ये मिशन जो शुरू किया गया ये नागालैंड में शुरू किया गया। नागालैंड सौर मिशन के नाम से जाना जाता है। 10 करोड़ रुपये के लागत से इसकी शुरुआत की गई है। जो नेफ्यू क्या नाम है, रियो जो है, नेफ्यू रियो, उन्होंने ये परियोजना की शुरुआत की है कि हर जगह पे जो छत होगा उस पर क्या किया जाएगा? सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। इसको लेकर के एक योजना लाई गई है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये जो अंतरिक्ष यात्री बने हैं ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। ये जो है मई में, यानी कि 18 दिन तक, है ना, कहा जाता है कि जून के आसपास में ये गए थे और 15 जुलाई को 18 दिन के बाद वो क्या हुए थे? अंतरिक्ष से वापस आए थे। और ये किस मिशन के तहत गए थे? तो ये याद रखिएगा एक्सिस ओम मिशन, याद रखिएगा एक्सिस ओम मिशन 4 के तहत जो है ये अंतरिक्ष में गए थे। खेलो यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका जो शुभंकर है वो गज सिम्हा है, या गज सिंह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसको गज सिम्हा या गज सिंह के नाम से भी इसे जाना जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सही कर सकते हैं आप। गज सिम्हा, गज सिंह के नाम से आप इसको कह सकते हैं। गज सिंह जो है उस नाम से आप इसको कह सकते हैं। शेर जैसा शक्तिशाली बलवान साहस के तौर पर इसको प्रतीक रखा गया है। 14 से 15 मई को ये बिहार में ही कराया गया था, याद रखिए। खेलो यूथ गेम जो हुआ 2025, है ना, ये बिहार में ही कराया गया था। और ये कहा जाता है कि 7वां संस्करण था, ये भी दिमाग बैठा लीजिए, क्या माँ? 7वां संस्करण था। और बिहार में कहाँ पे? तो बिहार के पटना में, गया में, रांची में, बेगूसराय में और साथ ही साथ भागलपुर में। कहाँ कहाँ बोले आपको? तो पटना में, साथ ही साथ कहाँ? रांची बोल रहे, सॉरी, गया में, सॉरी गया में, राजगीर में, उसके अलावा बेगूसराय में और भागलपुर में, है ना। गया, रांची नहीं, ये 5 जिला में जो है इसको करवाया गया। ये कब शुरुआत हुआ? तो 2018 से शुरू किया गया। पहले इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, सॉरी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तौर पे हम इसे देखते हैं। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग जो है सुरंग अभी हाल ही में चर्चा में था। ये जो है आपको कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में, उत्तराखंड के कहाँ? उत्तर काशी में जो है ये एक सुरंग है जिसका नाम पहले सिल्क जो है क्यारा सुरंग था, उसी का नाम बदल करके जो है बाबा बौखनाग कर दिया गया। इसका नाम जो पहले था वो था सिल्कयारा सुरंग था, इसका नाम जो है बदल दिया गया है। और इस सुरंग के वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में 31 किलोमीटर का जो है दूरी वो क्या हो गया है? कम हो गया है, याद रख लीजिएगा इसको। हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व प्रकृति दिवस जो है वो आपको कब? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति दिवस जो है वह मनाया गया है। ये कब से? तो 2010 से जो है विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त करो, यानी प्लास्टिक से प्रदूषण, पूरी तरह से जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको खत्म करने को लेकर के इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2025 कब मनाया गया? तो आपको पता होगा भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया इसको, और ये 21 जून को हर साल पूरी दुनिया में क्या किया जाता है? योग दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है शुरुआत किया गया। 175 देशों ने इस बार क्या किया? इसे मनाया है। कितने देश? 175 देशों ने क्या किया? इसे मनाया है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जो है IMSC जो है उसकी स्थापना किस शहर में हुई है? तो ये जो है शहर है वो है गया में। गया में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई है। और कहा जाता है कि गया में डोभी एक ब्लॉक है, याद रखिए, गया में डोभी ब्लॉक है। उसी ब्लॉक में 1670 एकड़ में जो है कह सकते हैं कि एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर जो है, इससे क्या होगा कि ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग, साथ ही साथ क्या स्वास्थ्य से, रक्षा से संबंधित सारे चीज़ों को एक ही जगह पर क्या किया जाएगा? मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसी से संबंधित जो है ये किया गया। और यह एक पता होगा कोलकाता से लेकर के अमृतसर का जो एक हाईवे जाता है उसी कॉरिडोर के पास इसको बनाया गया है। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के क्या होता है? निकट होता है। उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के क्या होता है? निकट होता है। और ये कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। और अपसौर कब होता है? अच्छा कितना? तो 145
मिलियन 147.5 मिलियन दूरी होता है। और अपसौर तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, यानी 152 मिलियन जब होता है तब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और ये कब होता है, तो ये होता है आपको 4 जुलाई को। अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है, तो वो होता है 3 जनवरी को। भूपर पट्टी यानी पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से डैश प्रतिशत से भी कम है, जिसकी समुद्री प्रॉपर्टी एवं महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का अधिकांश हिस्सा फेल्सिक चट्टानों से बना हुआ है। तो एक बात दिमाग बैठा लीजिए, पूछ रहा है कितना परसेंट का आपसे बात कर रहा है, तो वहीं परसेंट का बात करेगा तो 1% से भी क्या है बताइए, कम है। जो हमारा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है यह 1% से भी कम है। ज्यादातर जो है ऑक्सीजन से 46.6%, फिर सिलिकॉन से 27%, उसके अलावा एल्यूमिनियम, लौह, कैल्शियम, ये सबसे बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो याद रखिएगा जो है आपको वो मणिपुर के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उसके अलावा आप चले जाइए तो क्या नाम है आपको, उत्तराखंड और यूपी, ये 5, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और यूपी के साथ बॉर्डर टच करता है। 1751 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर लाइन टच करता है। सबसे अधिक भारत बॉर्डर लाइन टच बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर में। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है, तो ये जो संगम होता है यह देवप्रयाग में होता है। इसी देवप्रयाग के बाद इस नदी को, भागीरथी और अलकनंदा को कॉमन रूप से क्या कहते हैं, गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। कर्णप्रयाग का बात करेगा तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, याद रखिएगा, अलकनंदा और कौन, पिंडार नदी जो है ये दोनों क्या करता है, यहाँ पर मर्ज करता है। वहीं पर अगर बात करेगा जोशीमठ, जोशीमठ में कहा जाता है कि धौली गंगा और कौन, अलकनंदा जो है वह एक तरह से दोनों मिलता है, जिसको विष्णु प्रयाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाकी हरिद्वार तो आप जानते होंगे कि जहां पर गंगा मैदानी एरिया में एंट्री करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ कौन है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है वो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई सेल्फ है। सेल्फ क्या होता है, जहां पर जो महाद्वीप है वो महासागर में मिलता है, तो वो जो महासागर के ऊपर जो पानी रहता है, महासागर जो ऊपर पानी रहता है महाद्वीप के बीच में, तो वो जो जगह होता है उसको महाद्वीपीय सेल्फ कहते हैं। लगभग 1500 किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीपीय सेल्फ माना जाता है। बाकी कई जगहों पर नहीं के बराबर होता है, जैसे चिली वगैरह का कॉस्ट में महाद्वीपीय सेल्फ बहुत कम है। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में निकलती है और हरिके में जाकर के यह सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण पद्धति में विभिन्न फसलों को बारी बारी से पंक्तियों में उगाया जाता है और मिट्टी की बारिश से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको अंतर फसल जो है, अंतर फसल जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सब ये भी है, समुच्चयी जुताई भी है, वेदिका है, रक्षा मेखिला भैया ये भी है। रोपण कृषि की मुख्य क्षेत्र जो है वह कहाँ है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रोपण कृषि जो है वह किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा ये जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री से लेकर के 23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये भी खास करके 10 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत की जलवायु वर्णन का प्रयुक्त शब्द है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, जिसको आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी आप इसको जानते हैं। राज्यसभा द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया और वो विधेयक धन विधेयक अगर है तो उसको सिफारिश के लिए कितना दिन तक वो लोकसभा में भेजना अनिवार्य है, तो 14 दिन के अंदर आपको भेजना क्या है, अनिवार्य है। धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 110 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को, जो कि 4 सेक्टर से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, विज्ञान जिसको आप कह सकते हैं, कला विज्ञान, जो भी साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा से, ये 4 क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी उनके पद पर ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये अनुच्छेद 56 में जो है इसका मेंशन किया गया, अनुच्छेद 56 में जो है इसका मेंशन किया गया है। वहीं पर 61 में जो है वह महाभियोग का बात किया गया, 58 में जो है आप यूं समझिए कि उनकी योग्यता का बात किया गया है, और 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है सामूहिक रूप से जो कार्य होता है उसमें दोनों के बीच में डिफरेंस का बात किया गया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है, तो विशेष बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। संसद जो है विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसे हटा सकता है। 124 में जो है 124 में सर्वोच्च न्यायालय और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का बात किया गया। भारत के महापंजीय और जनगणना आयुक्त कार्यालय का मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो जनगणना वगैरह पे काम करता है। अभी इसके वर्तमान आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार जो है इसके वर्तमान आयुक्त हैं, याद रख लीजिएगा, मृत्युंजय कुमार जो है इसके वर्तमान आयुक्त हैं।
निम्नलिखित में से किसे 1920 के ताशकंद में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो प्रवासी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये एमएन रॉय ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व को भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। तो ये आयरलैंड से जो है राज्यसभा के गठन, प्रतिभा, अनुभव का बात किया जाता है, ये आयरलैंड से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है संसदात्मक सरकार बिल्कुल है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये अमेरिका में चलता है, आपको पता होगा, जहां पर राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट सब राष्ट्रपति होता है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार, ये भारत के संविधान या संघात्मक की या संविधान की विशेषता है। किस कानून के तहत वायसराय अपने कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार था? तो ये हो जाएगा आपको 1861 के तहत जो है वह वृद्धि कर सकता है। हालांकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ डाल दिया गया, तो खैर कोई बात नहीं है। 1935 के अधिनियम में तहत विधानसभा में चुनाव कराए गए, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो कांग्रेस को बंगाल से जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर और फिर आपको मनोज सर लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में सेट नंबर 50 के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अब सेट 39वें की बारी है, क्योंकि हम लोग 48 तक सारे कुछ को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं और आप लोग भी टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से दे दिए होंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं सेट 39वें नंबर 41वें से, क्योंकि आप लोग 40 नंबर तक ऑलरेडी सुमित सर के साथ बहुत सारे पोर्शन को देख लिए होंगे। तो अब जो सवाल है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। बड़ा ईजी सवाल है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको NDPMP प्राप्त कैसे किया जाता है? तो मूल्यह्रास को घटाया जाता है, ये पता होगा। किसमें मूल्यह्रास को घटाया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद पे। मतलब क्या कि जीडीपी में अगर हम लोग मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें निकल जाता है क्या? शुद्ध घरेलू उत्पाद, NDPMP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 42वां नंबर सवाल, भारत सरकार के कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय में ई गवर्नेंस के पहल MCA 21 में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो बता दे ये ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस MCA की जो स्थापना है वो 2006 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ई गवर्नेंस के तहत जो है हमारी जो स्थापना की गई है वो 2006 ईस्वी में की गई है। और कब 2006? तो फरवरी 2006 में। तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 2006 में ई गवर्नेंस के तहत MCA की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? जहां पर याद करिए कि 7.6%, ठीक है, 7.6% वृद्धि दर अनुमान भी लगाया गया था कि वृद्धि 7.6% होगी। और ये जो है अप्रैल 2011-12 का अनुमान था। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार जहां पर ये एक उम्मीद जताया गया था कि 7.6% की वृद्धि होगी, और ये कब किया गया है? तो वर्ष 2011 और 12 में। ठीक है, तो वर्ष 2011 और 12 में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस वर्ष सरकार के द्वारा लागू की गई? रोलिंग प्लान, मोरारजी देसाई आपको याद आ रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान जो है वो मोरारजी देसाई के टाइम पे आया हुआ है। और कब आया है? तो 1978 में हमें देखने को मिलता है रोलिंग प्लान आता है। ठीक है, और ये मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? तो वो जनता पार्टी सरकार के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जनता पार्टी। तो आपको याद रखना है कि जनता पार्टी रहे या मोरारजी देसाई रहे या 1978 रहे, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। 45वें नंबर का सवाल, खातों में एक समूह जो शेष विश्व के साथ किसी देश में लेन देन को सारांकित करता है वो किस के रूप में जाना जाता है? वो भुगतान शेष के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो शेष विश्व के साथ किसी देश से लेन देन करते हैं उसे हम लोग भुगतान शेष कह के पुकारते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? भुगतान शेष। आय का वितरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आय का वितरण जो है वो मार्शल वक्र नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्शल वक्र जो है वो अर्थशास्त्र में मांग कैसे आएगा, ठीक है, मांग के चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि मांग कैसे ये होगा, उसके ऊपर मार्शल जी के द्वारा दिया गया। यहाँ सवाल है कि आय का वितरण किनके द्वारा दिया गया है? ठीक है, लाफर के बारे में तो आपको पता है कि कर का दर और राजस्व के बीच के अंतर बताए हैं। ठीक है, लाफर जी जो हैं वो कर
और जो राजस्व है उसके बीच का अंतर बताते हुए नजर आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलीपींस वर्क। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है आय का वितरण मापा जाता है। सवाल था आय का वितरण, तो ध्यान रखिएगा फिलीपीन वर्क्स। अगर होता मांग तो होते जॉन मार्शल। अगर होता कर और राजस्व के बीच में अंतर कैसे मापा जाता है, तब होता लाफर वक्र। तो ध्यान रखिए यहाँ पर सवाल था क्या? आय का वितरण, तो होंगे कौन? फिलीपींस वर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर सवाल, वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति आ जाती है? कौन सी परिस्थिति? वस्तु की मात्रा अगर कम होगी और धन की उपलब्धता ज्यादा होगी तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति मुद्रास्फीति कह के पुकारी जाती है। ठीक है, मतलब वस्तु की मात्रा कम होगी, बाजार में पैसे ज्यादा होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। क्या होगा ऐसी स्थिति में? चीजें के मतलब कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसके दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, सतत वृद्धि देखने को मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मुद्रास्फीति कह के पुकारेंगे। योजना अवकाश की अवधि का किससे संबंधित है? कौन वर्ष में हमें योजना अवकाश अवधि देखने को मिलती है? और याद रखिए कि योजना अवकाश अवधि जो है उस समय में भारत और चीन की युद्ध भी चल रही है। इसी कारण से जो अवकाश है, मतलब कि योजना जो है वो असफल रही है, क्योंकि भारत चीन का युद्ध भी हो रहा है और भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी कारण से योजना असफल रही है। और ये किससे संबंधित है? तो वो 1966 से लेकर के 69 से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हमें इस समय योजना असफल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के बीच में लड़ाइयां देखने को मिलती है। 49वां नंबर सवाल, दुनिया की सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा कौन सी है? ये तो कोई भी इंसान गलत नहीं किया होगा। जितने लोग टेस्ट दिए होंगे सबको पता होगा। INR इंडियन रुपीज जो है वो नहीं ज्यादा, ये है USD मतलब कि डॉलर जो है, US डॉलर, वो बहुत ज्यादा कारोबारी वाली मुद्रा है। तो USD उसका राइट आंसर होगा। US डॉलर, यूरो और दिनार नहीं, और भारतीय रुपया भी नहीं, US डॉलर अधिक कारोबारी वाली मुद्रा हमें देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? USD। 50वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत का सार्वजनिक योगदान करता है? कहां से हमें बहुत ज्यादा पैसे नजर आते हैं आते हुए? तो लगभग 70%। ठीक है, 70% योगदान है, और वो योगदान किस क्षेत्र से है? तो वो घरेलू क्षेत्रों से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत? तो 70% हमें योगदान सिर्फ और सिर्फ घरेलू क्षेत्रों से देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू क्षेत्र। लगभग 70% का योगदान हमें सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र से देखने को मिलता है। कौशल महाजनपद वर्तमान में किस भूभाग का हिस्सा है? वर्तमान में किस का भाग है? कौन क्षेत्र का भाग है? श्रावस्ती, अयोध्या, आपको पता होगा, राजधानियां, और ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर अयोध्या बोल दिए तो आपको तो आंसर सीधे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है साकेत और श्रावस्ती राजधानी है और उत्तर प्रदेश अयोध्या। और इसी में जो कौशल महाजनपद हमें देखने को मिलता है 6वीं शताब्दी में, वो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। महाजनपद के बारे में आपको क्लियर होगा कि जब बहुत सारे जनपद मिल जाते हैं तो उसे महाजनपद कहा जाता है। और जनपद का निर्माण कब होता है? जब बहुत सारे जन मिल जाते हैं, जब बहुत सारे लोगों का पैर एक भूमि पे पड़ता है, एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, एक जगह पे रहना शुरू करते हैं, तो जनपद बनता है। बहुत सारे जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर बात की जा रही है कौशल महाजनपद, जो 6वीं शताब्दी में बन रही है। और यही आप आगे जा करके देखिएगा कि बहुत सारे महाजनपदों में मगध महाजनपद अपने आप को सबसे सर्वोच्च कर लेता है, क्योंकि उनके पास लोहे की उपलब्धता ज़्यादा होती है, उनके पास जंगल ज़्यादा होते हैं, इस कारण से उनके पास हाथियाँ की उपलब्धता ज़्यादा है और युद्ध जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिंपल था, श्रावस्ती साकेत की जो राजधानियाँ रही हैं और कौशल महाजनपद की जो राजधानी है साकेत और श्रावस्ती, उनका कौन सा भाग है वर्तमान में? तो उत्तर प्रदेश उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक सैन्य संगठन का, मतलब कि प्रशासन के बारे में कौन विवरण देता है? बड़ा इजी सवाल है। बृहद संहिता, नीति सार, सुबुल सूत्र या अर्थशास्त्र? बड़ा इजी सवाल है, ये छोटा बच्चा भी आंसर दे देगा। बता दे कि अर्थशास्त्र हमें पता है जहाँ पर मुद्रा के ऊपर बात की जाती है, लेकिन जब मुगल साम्राज्य की बात आए तो वहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक प्रशासनिक चीज़ों के बारे में बताता है। और ये अर्थशास्त्र जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? वो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है, जिनको हम लोग कौटिल्य कह के भी पुकारते हैं, जिनको हम लोग चाणक्य कह के भी पुकारते हैं। तो आपको पता होगा ये सारे नाम इनके हैं। और अगर हमें मुगल साम्राज्य के स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए हमें प्रशासनिक के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो वो सिर्फ विष्णुगुप्त कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
कौन? गुलाम मामलुक वंश के शासक में इल्तुतमिश की बेटी थी। तो बता दे इल्तुतमिश की बेटी, देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? इल्तुतमिश के बारे में आपको पता है कि इनके अयोग्य बेटे होने के कारण इन्होंने अपनी सत्ता जो है अपनी बेटी को दे दिया था, और बेटी जो है 1236 से लेकर के 1240 तक, ठीक है, शासन करती है। ध्यान रखिएगा 1236 से लेकर 1240 तक। फिर साम्राज्य में फिर उस पूरे जगह पर लोग विद्रोह छेड़ देते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है अमीरों के द्वारा। और ध्यान रखिएगा ये कौन है? ये रजिया सुल्तान है। इल्तुतमिश के जो बेटे हैं वो अयोग्य होने के कारण इल्तुतमिश जो है अपनी सिंहासन रजिया सुल्तान को दे देता है, लेकिन रजिया सुल्तान को फिर बाद में 1240 में हमें देखने को मिलता है उनको गद्दी से हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान होगा। बड़ा इजी सवाल था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण और महाभारत से पता होगा आपको, रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा का फारसी अनुवाद करवाया था। तो महाभारत आपको पता होगा, रज्मनामा करके जो किताबें लिखी गई है तीसरे मुगल साम्राज्य के द्वारा, ठीक है, तीसरे मुगल साम्राज्य के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है फारसी में, जिसको हम लोग रज्मनामा कह के पुकारते हैं। और आपको बताना है कि तीसरे मुगल साम्राज्य कौन है। इतना बड़ा इजी सवाल है कि हमें देखने को मिलता है कि बाबर ने यहाँ पर स्थापना किया, फिर हुमायूं आए, दूसरे हुमायूं हैं, और तीसरे कौन है? अकबर हैं। तो ध्यान रखिएगा तीसरे जो साम्राज्य में है हमें कौन देखने को मिलते हैं? अकबर, ठीक है। अकबर के शासनकाल में हमें देखने को मिलता है कि जो है अनुवाद किया गया है रज्मनामा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर इसका राइट आंसर होगा। 55 नंबर का सवाल कि उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिसने उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर कैद कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि ये जो है हमारे पांचवें मुगल साम्राज्य हैं। पांचवें मुगल साम्राज्य हैं जो 1928 से 58 तक सिंहासन पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनके बाद जो है उनको बेटे के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा क्या किया जाता है? इनको बंद कर दिया जाता है। और फिर ये बंद होने के बाद, ठीक है, ये बंद होने के बाद ध्यान रखिएगा 58 तक शासन कर रहे हैं। औरंगजेब इनको आगरा में बंद कर देते हैं और फिर 1666 में इनकी मौत हो जाती है। तो ये हमारे कौन है? शाहजहां हैं, पांचवें मुगल साम्राज्य। प्लीज़ इस चीज़ को भी मेंशन कर लीजिएगा कि ये हमारे पांचवें मुगल साम्राज्य देखने को मिलते हैं। 5th, ठीक है, पांचवें मुगल साम्राज्य देखने को मिलते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आते हैं कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत जो है ये हमें जो विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ है, और इस समय जो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य बन रही है यही कर्नाटक संगीति कह के पुकारा गया है। और इस समय में विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य कह के भी पुकारा जाता था। याद रखिएगा कर्नाटक साम्राज्य कह के यहाँ के लोग इनको पुकारते थे। जो समकालीन लोग थे वो इनको कर्नाटक साम्राज्य कह के पुकारा करते थे विजयनगर साम्राज्य को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर होगा, क्योंकि कर्नाटक संगीति की जो उत्पत्ति है वो विजयनगर साम्राज्य से हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? सबसे पहले हमें चांदी की जो उपलब्धता है, लोहे की जानकारी भले नहीं थी सर, ठीक है, लोहे की जानकारी भले नहीं थी हड़प्पा सभ्यता को, लेकिन चांदी की जानकारी थी। अफगानिस्तान, राजस्थान के खेतरी, इन सारे जगहों से चांदी का हमें एक प्रमाण देखने को मिलता है। इस कारण से ध्यान रखिएगा जो इनकी उपलब्धता है इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिल रहा है। यहाँ लोहा नहीं पूछा गया, अगर लोहा पूछा गया होता तब कंफ्यूजन भी होता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है चांदी की उपलब्धता, तो वो हड़प्पा सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो गवर्नर जनरल कौन है? ध्यान रखिएगा, मौलाना आज़ाद, BR अम्बेडकर, C राम गोपालाचारी और राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल जो है वो C गोपालाचारी हमारे रहे हुए हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? C गोपालाचारी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ही देख लीजिएगा आप लोग भी। आते हैं 59 नंबर सवाल पर कि 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो 1947 में जो है कौन थे? बता दें आपको कि 1943 से लेकर के 47 तक, 1943 से लेकर के 1947 तक
ठीक है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है राजनीतिक भविष्य को बताने के लिए लॉर्ड वेबल ही हैं। उसके बाद फिर आ रहे हैं हमारे 1947 के बाद संभालने के लिए आ रहे हैं अगले वाइसराय, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वेबल ही थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबल 1943 से लेकर के 47 तक का कार्यकाल है और 1945 में शिमला सम्मेलन हो रहा है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज द्वारा अधिकारी कारण क्या दिया गया था? बता दें कर्जन के द्वारा, ठीक है। कर्जन जो थे उनके द्वारा बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया और कारण बस ये दिया गया था कि यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा नहीं है, हम लोग अच्छे तरीके से प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसी कारण से इस बंगाल को 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो उसका कारण जो है वो प्रशासनिक सुविधा के कारण इसको बांटा गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 61वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित किया जाता था? तो इस समय कौन सा ऐसा उत्पाद था? तो बता दें कपास हो, चाहे कपास जो है 1850 से 55 के बीच में हमें देखने को मिलता है, लगा दिया गया। जूट भी हमें 1850 से 55 के बीच में देखने को मिलता है, लगा दिया गया। लोहे और इस्पात भी हमें 1870 के आसपास देखने को मिलते हैं कि उसको स्थापित कर दिया गया है। तो इसमें से क्या होंगे कि इनकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान की गई है, तो इस समय भी ब्रिटिश शासन ही चल रहे थे, तो क्या देखने को मिलेगा? ए बी सी तीनों का जो है स्थापना कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होंगे? तीनों हमारे राइट आंसर होंगे। तीनों चल रही थी ब्रिटिश शासन काल में, तीनों चल रहा था, कपास भी, जूट भी और लोहे इस्पात भी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। अगला सवाल कि 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? और बता दें कि जब साइमन भारत आ रहा था तो सारे कांग्रेसों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और उसमें एक नेता की जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद भगत सिंह एकदम आग बबूले हो गए। भगत सिंह आग बबूले हो गए क्योंकि उनके वो गुरु हुआ करते थे। और ये जो घटना हुई है ये किनके साथ हुई है? वो हुई है लाला लाजपत राय के साथ। तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय जी जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, इसी का बदला लेने के लिए, क्योंकि उनके विद्यार्थी रहे थे, उनके स्टूडेंट थे भगत सिंह। तो इस कारण से जो भगत सिंह बहुत ज़्यादा आग बबूले हो जाते हैं कि सॉन्डर्स के द्वारा क्यों ऐसा किया गया, तो ये गुस्सा भगत सिंह के द्वारा निकलता हुआ नजर आता है। अगला सवाल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो लिबरल पार्टी से, ध्यान रखिएगा, उदारवादी दल से 1892 में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी 1892 लिबरल पार्टी, ठीक है, उदारवादी पार्टी, उदारवादी दल से सबसे पहले नेता हैं जिनका चुनाव किया गया है, पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सी नंबर। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो राजनीतिक सुधार, परमहंस मंडली आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले कि हमें नहीं चाहिए ऐसे सुधार, ये करने वाले सबसे पहले कौन है? तो ध्यान रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो राजनीतिक सुधार हो रहा था उसको लेकर के विरोध कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था? अब ध्यान रखिए चंद्रशेखर, राम प्रसाद और विस्मल और माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब 1857 की क्रांति से नहीं इनका कोई संबंध है। क्यों नहीं संबंध है? क्योंकि चंद्रशेखर हो जाएं या राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएं, ठीक है, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये HRA एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन बन जाता है। और ये काकोरी जो लूट हुआ है, काकोरी रेल जो ये हुई है उससे ये संबंधित है, काकोरी कांड से ये संबंधित है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है इसके बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो इन्होंने उस समय योगदान किया 1942 में। ये काकोरी जो कांड हो रहा है उनमें इनका योगदान रहा है, चंद्रशेखर जी का और राम प्रसाद बिस्मिल जी का। सवाल पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन होंगे? इसके आंसर होंगे शहादत खां। शहादत खां के द्वारा जो है ये किया जा रहा था, तो इसका राइट आंसर शहादत खां होंगे। 67 नंबर सवाल, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये बक्सर और पश्चिम चंपारण में इसको स्थापना करने का बात किया गया है नीतीश मिश्रा के द्वारा, तो इसका राइट आंसर बक्सर और पश्चिम चंपारण होगा। दूसरा नंबर सवाल 67 नंबर, पटना विश्वविद्यालय के 107वां वर्ष के इतिहास में पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बनने वाली महिला छात्रा कौन थी? तो मैथिली मितानी थी, ठीक है, जो 107वें स्थापना दिवस में जो 2023-24 में हो रहा है उसमें ये सबसे प्रमुख हमें देखने को मिलती हैं।
68 नंबर सवाल, नगर विकास एवं आपका आवास विभाग ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में किस संस्था के गठन का निर्णय लिया है? तो उन्होंने जिला शहरी बोर्ड, ठीक है, उन्होंने जिला शहरी बोर्ड का निर्णय लिया है कि वो लोग जिला शहरी बोर्ड का ये करेंगे। आते हैं 69 और 70 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल है कि किस क्षेत्र में राहुल कृत्यानंद 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहाँ पर आखिरकार वो सक्रिय थे 1920 के आंदोलन में? तो वो जो है छपरा जिले में 1920 के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट, तीनों को मिला करके जो आंदोलन चलाया गया है, तो राहुल जो है वो हमारे छपरा जिला से बहुत ज़्यादा ये करते हुए नजर आते हैं। कुंवर सिंह पता है आपको, बिहार के जमींदार, आरा जगदीशपुर से, जिन्होंने पूरी 1857 की क्रांति को संभाले रखा था, ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार, और इन्होंने पूरे किसानों के साथ 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई है। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम शाह बाजदा सिंह था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वां नंबर सवाल से साइंस के पोर्शन है जो आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो 71 नंबर सवाल से आप मनोज सर के साथ जुड़ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अपने सेट को लगातार देते रहिएगा और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का सेट नंबर 49 के बारे में, जिसमें मैं आपको साइंस और मैथमेटिक्स कवर कराने वाला हूं। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से अन्य सब्जेक्ट जैसे कि करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कवर करा चुके होंगे। और अभी हम लोग साइंस शुरू करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि 71 क्वेश्चन। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या जो 120 अंश से एक दूसरे पर झुकी हुई है, डॉट डॉट है, क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबों की संख्या। तो हम लोग देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। n बराबर 360 बटे थीटा, थीटा हो जाता है और -1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या दर्शाता है कि जो अंश में यहाँ पे संख्या दी गई होती है उसको दर्शाता है। तो 360 यहाँ पे लिख देंगे, 360 बटे 120, ये कितने बार में कट जाएगा? तो 3 बार में, और उसमें से -1 कर देंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो 2, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी मशीन की दक्षता होती है, किसी भी मशीन की दक्षता कितना होती है? तो कभी भी 100% से कम ही होता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत है कि आप जितना ऊर्जा लेते हैं तो उसको उत्सर्जित करते वक्त उससे कम ही उत्सर्जित होगा, ठीक है। एक सेव जब हम लोग खाते हैं तो सेव में जितनी ऊर्जा है तो उसका हम सेव खाने पे 100% ऊर्जा हमको नहीं मिलती है, उससे कम ही मिलती है, ठीक है। तो 100% से कभी भी कम रहेगा। सेम वैसे ही मशीन का भी दक्षता होता है, ठीक है। तो 100 से कम हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा सिद्धांत होता है जो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत के तौर पे कार्य करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पे। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो भारी मात्रा में गैस काफ़ी तेजी से नीचे प्रवाहित कराता है, ठीक है, जिसके प्रतिक्रिया में जो रॉकेट होता है ऊपर लॉन्च होता है। तो वहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन वही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाता है। अब बात कर लें हम लोग कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान में ब्रह्मांड में कोई भी दो निकाय है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो किस पे निर्भर करता है? तो उसका एक फार्मूला है, ठीक है, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ किस पे निर्भर कर रहा है? एक निकाय M हो गया और एक निकाय M2 हो गया, यानी दो निकायों के बीच क्या कर रहा है? तो इनके द्रव्यमानों के बीच गुणनफल यहाँ दर्शा रहा है, ठीक है। द्रव्यमानों के बीच यहाँ पे गुणनफल देखने को मिल रहा है, तो वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उनके द्रव्यमानों की गुणनफल पर निर्भर करता है बल, ठीक है। ये F है, बल हो गया, वो किस पे निर्भर कर रहा है? तो कोई एक निकाय M है, दूसरा निकाय M2 है, दोनों का गुणनफल है उसी के योग के बराबर दर्शा रहा है। और यहाँ पे G क्या है? तो एक तरह से सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, और R तो उन दोनों के बीच की दूरी को दर्शाता है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। किसी पिंड के जड़त्व, आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो एक फार्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण इक्वल टू जड़त्व घनत्व इंटू कोणीय
कोणीय त्वरण, ये हो जाता है फार्मूला। तो यहाँ पे क्या दिया है, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण दिया है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, बलाघूर्ण हो जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ आता है। कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग, यहाँ पे कोणीय संवेग हो जाएगा और वहाँ पे भी जड़त्वाघूर्ण रहेगा, और कोणीय त्वरण की जगह पे वेग आ जाता है, त्वरण की जगह पे वेग आ जाता है, ठीक है, तो कोणीय संवेग निकल जाता है। बल का फार्मूला तो पता ही है, एफ बराबर यम ए, एफ बराबर यम ए। कार्य का तो पता ही है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक लड़की झूले में खड़ी है, झूले पे खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है, बैठ जाती है, जब बैठती है तो उसका जो होता है द्रव्यमान का केंद्र वो नीचे चला आता है, मतलब बैठने के बाद तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान का जो केंद्र होता है वो नीचे आ जाएगा, और जब वही लड़की खड़ी होगी तो द्रव्यमान का केंद्र ऊपर चला जाएगा। तो द्रव्यमान का केंद्र जब ऊपर जाए तो समझिए समय कम लगेगा, और द्रव्यमान का केंद्र नीचे जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा। आवर्तकाल का फार्मूला पे ही ये देख सकते हैं, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, ठीक है, 2 पाई रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है आवर्तकाल, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वो बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल यानी कि टी उसकी लंबाई क्या हो जाती है, यानी प्रोपोर्शन एल जो होता है वो कम हो जाता है, प्रोपोर्शन रूट एल जो है वो कम हो जाता है। जब ये कम होगा, ठीक है, ये कम होगा तो जाहिर सी बात है समय बढ़ जाएगा, जब द्रव्यमान का केंद्र कम होगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, तो प्राथमिक बल यहाँ पूछ रहा है, तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये प्राथमिक बल नहीं है, हालांकि ये एक तरह से समुद्र की धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। सूर्य के ताप से हमें क्या मिलता है कि जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे जल का घनत्व भी अधिक देखने को मिलता है, तो ये घनत्व को कम या अधिक करता है, घनत्व को, जिससे घनत्व को अधिक और कम करता है, जिससे द्रव गति करते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा आपने सुना होगा, ज्वार भाटा इसी के कारण आता है, और ये समुद्र के जल का हालांकि धाराओं को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल, जब पृथ्वी अपना गति करती है तो उस समय कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और ये भी धाराओं को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे की बात कर ले हम लोग, तो एक बाह्य निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अपने विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल कार्य न करे, ठीक है। तो वहाँ पे बल का प्रयोग हो रहा है, बल का, उस पर बल कार्य करेगा तो ही वो अपने अवस्था में परिवर्तन दिखाएगी। वैसे ही हमारा मस्तिष्क और शरीर भी होता है, हम आराम वाली स्थिति में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर भी आराम खोजता है, जब हम आराम से मेहनत की तरफ जाते हैं ना तो वो उसका विरोध करता है, हमारा मस्तिष्क या शरीर विरोध करता है। वैसे ही सेम हम मेहनत की गति पे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वो भी एक अवस्था है, मेहनत करने का अवस्था, और जब हम मेहनत करना छोड़ते हैं ना तो हमारा दिमाग और शरीर उसका भी विरोध करता है, तो थोड़ा विरोध करता है फिर एडजस्ट हो जाता है ना। तो आप अभी आराम वाली स्थिति में हैं तो उसको त्याग कर थोड़ा मेहनत वाली स्थिति में आइएगा तो हल्का आपका दिमाग और शरीर नकारेगा, हालांकि आप चाहेगा नहीं कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन जब आप मेहनत वाली अवस्था में आ जाइएगा ना तो वहाँ से आराम वाली अवस्था भी जाना चाहिएगा, तो उस समय भी आपका शरीर और मस्तिष्क विरोध करेगा। सेम वही यहाँ पे भी काम करता है बल, ठीक है। तो एक बाह्य निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है, तो ये क्या लगाई जाती है, तो बल लगाई जाती है, और बल के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, एक मोल कार्बन के परमाणु होते हैं, एक मोल में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में कार्बन के डॉट डॉट परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, तो 6.023 भी होता है और 22 भी होता है, इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, तो एक मोल में कार्बन के परमाणुओं की संख्या। अब आगे देख लेते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, तो नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल कहलाता है। हालांकि नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वहाँ पे मौजूद होते हैं दोनों, तो उन लोगों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। फिर आगे की बात कर ले हैं, तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे और खट्टे फल, ठीक है, उसमें मुख्य तौर पे सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, सिट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक पेट में पाया जाता है और ये पाचन के रूप में कार्य करता है, पेट में पाचन के तौर पे भी मौजूद रहता है। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल फलों में पाया जाता है, ठीक है, फलों में सेब वगैरह हो गया, सेब नाशपाती, उस समय ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
अब फिर बात कर लें 82 नंबर, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये जो एस्टर होता है ना, ये स्वाद में थोड़ा मीठा रहता है। एस्टर स्वाद में मीठा, और इसका गंध भी हालांकि मीठा ही आता है, थोड़ा अच्छा गंध आता है, तो उसमें प्रयोग होता है एस्टर। तो हमारा यही हो जाता है। इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और स्वाद में मीठा लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है एस्टर का। और इथेनोइक अम्ल है ना, ये एसिटिक अम्ल का ही नाम है। एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है उसी को इथेनोइक अम्ल कहते हैं। मिथेनॉल क्या होता है, तो जो जहरीली शराब होती है, जहरीली मादक हालांकि अल्कोहल होता है, उसमें मिथेनॉल पाया जाता है, जहरीली। और जो पीने योग्य शराब होता है, पीने योग्य मादक पदार्थ, पीने योग्य, उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। जहरीली शराब में मिथेनॉल मिलाया जाता है, इथेनॉल। पीने योग्य शराब में जो हालांकि जो होता है इंग्लिश शराब जिसको कहते हैं, उसमें ये रहता है। और गांव देहात में जो खुद बनाया जाता है उसमें जहरीली शराब मिथेनॉल मिलाया जाता है, यही पी के तो लोग मर जाता है। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पूछ रहा है, तो जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान 91.22 हो जाता है। और इसका क्रमांक क्या हो जाता है, तो इसका क्रमांक जो होता है वो 40 होता है। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है और द्रव्यमान 91.22 होता है। अब फिर बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये सिंगल होता है मोनोसेकेराइड। तो ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों क्या है, ये दोनों मोनोसेकेराइड हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड सेकेराइड्स के 3 रूप होते हैं, एक मोनोसेकेराइड्स होता है, डाइसेकेराइड्स होता है, और एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। मोनो, डाई और पॉली, 3 सेकेराइड्स होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल खास करके वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये तो सिंगल होते हैं, तो इसे मोनो कहा जाता है। और दो मोनोसेकेराइड्स मिलके एक डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मिल जाए ना, तो ये मिलके सुक्रोज बना देगा। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या हो गया, तो डाइसेकेराइड हो गया, सुक्रोज डाइसेकेराइड हो गया। और यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ये दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। और ये तीनों मिल जाए, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, यानी कि तीन मिल के क्या बनाएंगे, तो स्टार्च बना देते हैं। ठीक है, यानी अधिक मात्रा में भी हो सकता है, 3 या 3 से अधिक कोई भी सेकेराइड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, तो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। यानी बहुत सारे सेकेराइड्स मिलके पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया स्टार्च जो हो गया, ये पॉलीसेकेराइड्स हो गया, सुक्रोज जो हो गया ये डाइसेकेराइड्स हो गया, और ये दोनों मोनोसेकेराइड्स हो गए। तो हमारा क्वेश्चन मोनोसेकेराइड्स ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे की बात कर ले तो हाइड्रोजन समूह का कौन सा रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक 17 वाली हल्की हरी पीली अत्यधिक विषैली गैस है? तो परमाणु क्रमांक 17 किसका है, तो क्लोरीन हो जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 हो जाता है। आयोडीन का कितना है, तो आयोडीन का 53 हो जाता है। और ब्रोमीन का हो जाता है, ब्रोमीन का ये कितना हो जाता है, तो 35 हो जाता है। ठीक है, 35। स्टेटिन का 85 हो जाता है, स्टेटिन 85, ठीक है, 85। स्टेटिन ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, और क्लोरीन का हो जाता है 17। आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 36% से लेकर 56% के बीच रहता है। ठीक है, 56%, तो हम औसत तौर पे 46% मान लेते हैं, 46% हम मान लेते हैं। ठीक है, और वहीं सेव में क्या होता है, तो इसमें प्रोटीन नहीं होता है। सेव में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर देखने को मिलेगा सेव में। ठीक है, और गेहूं में वही लगभग 12 से 15% तक प्रोटीन देखने को मिलता है, और मूंगफली में लगभग 25% प्रोटीन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा किस में है, तो सोयाबीन में है। आगे की बात कर लें तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो जो छोटे छिद्र होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उस छिद्र के माध्यम से, पत्ते पे जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं रंध्र। रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है, और उसी माध्यम से जल, जो पत्तियों में अधिक मात्रा में जल हो जाता है तो जल भी निष्कासित किया जाता है, और ऑक्सीजन भी निष्कासित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। डॉट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। यहाँ किसके द्वारा, तो कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किए जाने की बात की जा रही है। हालांकि इन सबसे वो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको नष्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन विकिरणों द्वारा यहाँ पूछ रहा है, विकिरणों द्वारा, तो ये किस में किया जाता है, तो विकिरण चिकित्सा के माध्यम से
कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, ये एक तरह से व्यायाम जो करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज जो करते हैं उसके माध्यम से होता है। शल्य चिकित्सा, ये सर्जरी के माध्यम से होता है, सर्जरी के माध्यम से। हालांकि इलाज तो इससे भी होता है, कैंसर कोशिकाओं को काट के निकाल दिया जाता है, ऑपरेशन जिसको कहते हैं, सर्जरी के माध्यम से होता है। रसो चिकित्सा, कीमोथेरेपी, यानी कि ये दवाओं का प्रयोग करके, दवा वगैरह खाते पीते हैं उसके माध्यम से इलाज किया जाता है, दवाओं के माध्यम से। और यहाँ पे विकिरणों के द्वारा नष्ट किया जाता है, इसमें खास करके गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों का, रेडियोथेरेपी में गामा किरणों का प्रयोग करके हमारे शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसको मार के नष्ट कर दिया जाता है। फिर आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पादप रोग है? पादप रोग की बात कर रहा है तो यहाँ पे पादप रोग क्या हो जाता है? ये हो जाता है ब्लाइट रोग। क्या है? तो पादप रोग हो जाता है, ठीक है, पादप रोग। ये तो हालांकि ये देखिएगा तो ये जो है ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। तो ये तंत्रिका तंत्र तो हालांकि इसमें तो नहीं रहता, इंसान में ही ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब स्तनधारियों में, जीवित जीवों में पाया जाता है। तो ये तंत्रिका तंत्र संबंधी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, रोग है। और कोक्सीडियोसिस जो होता है वो मुर्गी में और मवेशियों में हो जाता है। मॉस्टिसिस जो होता है तो ये स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, जो स्तन ग्रंथियाँ, उसमें सूजन देखने को मिलता है। स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथि में सूजन जो हो जाता है, सूजन, उसे मॉस्टिसिस रोग कहते हैं। फिर हम लोग बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यहाँ वायरस के कारण होने वाला रोग को पूछ रहा है। तो टिटेनस जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। कुष्ठ जो रोग होता है ये बैक्टीरिया से होता है। रूबेला जो होता है वो वायरस से होता है। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से, रूबेला एक वायरस ही है, और ये टिटनस जो होता है ये बैक्टीरिया से, कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होता है। फिर बात कर लें तो डॉट डॉट अनुवांशिक की सामग्री के वाहक हैं। तो अनुवांशिक की सामग्री एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो जीन करते हैं, ठीक है, जीन। अक्सर देखिएगा तो माता पिता का ही कुछ लक्षण बेटे में दिखाई देता है, तो वो माता पिता से बच्चों में हालांकि जीन के माध्यम से ही पहुंचता है। ओके, अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय द्विकोष्ठीय होता है? द्विकोष्ठीय यहाँ पूछ रहा है, तो द्विकोष्ठीय किस में होता है? तो देखिए मछली जो होती है, मछली, इसमें जलीय जीव लगभग जितने होते हैं, कुछ जीव को छोड़ के, तो उनमें द्विकोष्ठीय होती है। तो मछली में एक अलिंद और एक निलय होता है, यानी कि दो कोष्ठीय होती है। वहीं देखिएगा तो जो उभयचर होते हैं, उभयचर प्लस सरीसृप, इसमें त्रिकोष्ठीय होता है, त्रिकोष्ठीय। और वहीं पक्षी होती है, जो पक्षी प्लस स्तनधारी, पक्षी प्लस स्तनधारी जो होते हैं उसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो हम लोग में तो 4 कोष्ठीय होगा, क्योंकि हम लोग स्तनधारी वर्ग में आते हैं। पक्षी वर्ग में भी 4 कोष्ठीय होता है। उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय होता है। कुछ अपवाद के तौर पे भी देखने को मिलेगा आपको। वही मत्स्य वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है? जलीय जीवों में तो 2 कोष्ठीय अलिंद पाया, एक तरह से द्विकोष्ठीय आपका हृदय पाया जाता है। तो यहाँ पे द्विकोष्ठीय मछली हो गया। बंदर में 4 कोष्ठीय पाया जाएगा, क्योंकि स्तनधारी है। गौरैया पक्षी है तो 4 कोष्ठीय पाया जाएगा। मनुष्य स्तनधारी है तो 4 कोष्ठीय पाया जाएगा। हमारा सही ऑप्शन डी हो जाता है, मछली। आगे की बात कर लें तो उत्सर्जी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो उत्सर्जी ग्रंथियां होती हैं उसका मुख्य कार्य करना, उत्सर्जन करना ही होगा। उत्सर्जन करना, तो किसका उत्सर्जन करना? पसीने का, नमक का, थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल का भी, हालांकि यूरिया का भी उत्सर्जन कर दिया जाता है त्वचा के माध्यम से, ठीक है। जैसे स्वीट ग्लैंड होती हैं तो पसीना जब निकलता है तो पसीना में बहुत कुछ होता है, नमक भी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाता है, पसीना निकालना। उत्सर्जी ग्रंथियों का मुख्य कार्य पसीना निकालना है। त्वचा का रंग बदलना, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन के कारण त्वचा का रंग बदलता है, ठीक है। और शरीर में बाल का निर्माण से उन ग्रंथियों का कोई लेना देना नहीं है। वृद्धि के हार्मोन निर्मित करना, वृद्धि के हार्मोन तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, खास करके पीयूष ग्रंथि होती है, उससे होता है, ठीक है। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो जो प्लेनेरिया है वो विखंडन द्वारा पुनः प्रजनन हो सकता है, ठीक है। ये सब ये होता है बर्डिंग के द्वारा, होता है बर्डिंग के द्वारा, ठीक है। और प्लेनेरिया, स्पाइरोगाइरा भी हालांकि विखंडन के द्वारा ही होता है, लेकिन सबसे सटीक यही होगा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया सही हो जाता है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को
पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी को क्या कहते हैं? कॉपी। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स से कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। कंट्रोल पी से क्या करते हैं? तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं। तो कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट कर देते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा मैथमेटिक्स। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि यदि x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना और z का वैल्यू इतना है तो x, y, z का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सब में वो अंक होना चाहिए और उन अंकों में जो वही अंक पे पावर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 पे 3 पावर यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? 2 पे 3 पावर, इसमें 2 पे 2 पावर और इसमें 2 पे 4 पावर, यानी कि सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो इसको 2 पे 2 पावर कर लेते हैं, ठीक है। फिर से गुणे 3 देख लेते हैं। 3 पे 2 पावर, 3 पे 2 पावर, 3 पे 1 ही पावर, यानी नहीं दिया है तो मतलब 1 पावर, यानी कि छोटा वाला ले लेंगे। 3 पे 1 पावर यानी कि 3 ही रखते हैं इसको, 1 पावर का मतलब वही हुआ। अब देखिए यहाँ 5 दिया है, 5 पे 1 पावर, 5 पे 2 पावर और 5 पे 3 पावर, यानी 1 वाला सबसे छोटा है। तो 5 ये कर लेते हैं। उसके बाद 7 पे 1 पावर, 7 पे 2 पावर और 7 यहाँ पे 1 पावर, मतलब वो अंक कॉमन सब में रहना चाहिए और उसमें से भी सबसे छोटा उठाते हैं हम लोग। तो 7 हो गया। अभी सबको गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया 2 दूनी 4, 3 12, 25 60 और 60 छक्के 7 छक्के 42, यानी कि 42 420 हो जाएगा। 420 किस में है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए मतों का अनुपात कितना है? तो मतों का अनुपात जो है 2:9 था। यदि सफल उम्मीदवार को इतना वोट पर मत प्राप्त होता है तो डाले गए कुल मत ज्ञात करना है। सफल उम्मीदवार कौन है? जिसका रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, 9 वाला, और ये असफल है, यानी 2 संबंधी 9 के रेशियो में ये वोट पाए हुए हैं। अब देखिए डाले गए कुल मत पूछ रहा है, तो इतना बराबर 9 8 4 3 2 1 सॉरी बटे 9 कर देंगे और टोटल मत के लिए दोनों का जोड़ के गुणे कर देंगे, 11 हो जाएगा। काट लीजिए इसको, 9 एकम में 9 और 8 तो कटेगा नहीं तो फिर 0 लगा देंगे ना, 9 81, यहाँ पे एक 3 बचा, 3 3 9 3 27, ठीक है, और 6 6 9 6 2 62 तो कटेगा नहीं 9 से, 9 छक्के 54 है ना। अब 6 2 8 81 यहाँ हो गया, 9 81, ठीक है। तो 1093969 गुणे 11 ये कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। 11 से गुणा करेंगे 11 9 99, 11 छक्के 66 और 9 65, ऐसे करके हमारा ऑप्शन ए सही आ जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में करती हैं, ठीक है, 10 महिला 8 दिन में करती हैं, ठीक है, और वहीं 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कार्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो बस इसको गुणा करके रेशियो में रख देंगे, हो गया हमारा। तो ये हो गया 10 8 80, 8 12 8 96, 8 गुणे 12, ठीक है, 10 8 80 इधर 96। तो कितनी बार में कटेगा? मिनिमम इसका वैल्यू लाने के लिए हम लोग 16 5 और 16 6 16 85 16 6 96 हो गया ना। हमारा सही आंसर 5:6 आ गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो जाते हैं तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। कितना बढ़ा है? 10 से 12 हुआ है तो 2 बढ़ गया है, तो प्रतिशत में इसको कितना बढ़ जाएगा? प्रतिशत निकालने के लिए 2 जो वृद्धि हुआ है बटे 10 तो पहले से ही है गुणे 100 हो गया, 5 बार में 20 बार में, यानी कि 20% हमारा सही ऑप्शन आ गया, 20%, ऑप्शन डी। आगे हम लोग देख लेते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो निकालना है। 20% बढ़ रहा है, पहले मान लेते हैं शुरुआती हमारा वो अंक, हालांकि मूल्य 100 रुपया था, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। शुरुआती 100 माने हैं, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ने के बाद 120 हो जाएगा, उस पर 5% का क्रमिक छूट देते हैं, तो पहला 5% क्रमिक छूट देंगे तो 95/100 हो जाएगा, और एक और देना है तो यानी एक और 95/100 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे हम, ठीक है, तो ये 19 बार और ये 20 बार में, ठीक है, फिर से ये 19 और ये 20 और ये 20 25 100, 20 छक्के 120 हो गया ना, हो गया। अब इधर 20 बचा है, अब इसको 10 और ये
3 हो गया, ठीक है, हो गया ना, 2 बार में, यानी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 19 19 गुणे 3, 19 19 से 361 गुणे 3/10 हो जाएगा। तब इसको गुणा कर लेते हैं, 3 एकम में 3, 6 3 18 के 8 और 3 3 के 9 और 1 10/10 हो गया, ठीक है। और 10 का भागा देने का सीधा मतलब है कि इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, यानी कि टोटल हमारा इतना परसेंट निकल के आया 108.3। तो पहले से कितना ज़्यादा है, पहले हम लोग 100 माने थे 100, और अभी निकल के जो वैल्यू आया है 108.3 आया है, यानी कि 8.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 8.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और हमारा सही आंसर यही हो जाता है। इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।